नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय सर। बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण की, यानी कि इन्वायरमेंट के ईवीएस की क्लास की 5वीं क्लास है। बात करेंगे भोजन एवं पोषण का, आज का क्लास है। और इसकी पहली क्लास अगर आपको देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण आपके पूरे एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। भोजन एवं पर्यावरण का आज की क्लास है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी फैक्ट आपको रहेंगे। तो चलिए आइए। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है, हमें कथन पढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे कौन सा कथन सही है। पहला है खाद्य पदार्थ से जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है। पादप उत्पाद खाद्य पदार्थों का एकमात्र स्रोत है। और चौथा है मनुष्य अपनी ऊर्जा का उपयोग सांस लेने व चलने में नहीं करता है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन देखें कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी रहती है। बिल्कुल सही बात है, जो भोजन से प्राप्त ऊर्जा होती है वही शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। फल काजू फल है, सब्जी बैगन है, अनाज को सोयाबीन है, क्या अनाज है आपका, यह सौंठ आपका मसाला है। कौन सा सुमेलित नहीं है। हर भाई बहन का स्वागत अभिनंदन करते हैं। राष्ट्रहित में चैनल है, देश हित में चैनल है, तो चैनल ज्वाइन करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, और आप अपना अपना स्कोर यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपसे आ रहा तो वीडियो पॉज कर भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फल तो ठीक है, काजू को फल बोलते हैं, बैगन सब्जी हो गया, लेकिन अनाज जो है सोयाबीन, सोया को अनाज नहीं बोलते हैं। ठीक है, सौंठ को मसाला बोलते हैं, लेकिन अनाज क्या है, सोया को नहीं बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कथन से रिलेटेड आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको तैयार रहना है। ठीक है, कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों में मांस, मछली और अंडे प्रमुख हैं। दूध हमें गाय, भैंस, बकरी व शुतुरमुर्ग से प्राप्त होता है। ऊपर में से कौन सा कथन सही है। केवल ए सही है, बी सही है, या दोनों सही है, या दोनों सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को पता हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों में मांस, मछली और अंडे प्रमुख हैं। पहला कथन ये हो गया। बी कथन है कि दूध हमें जो है गाय, भैंस, बकरी और शुतुरमुर्ग से प्राप्त होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो केवल आपका ए कथन सही है। ठीक है, दूध हमें गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, क्या शुतुरमुर्ग से भी प्राप्त होता है, कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। सुमेलित मतलब क्या है, मेल मिलाना है। जिसे स्रोत दिए गए हैं एक तरफ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। स्रोत क्या है, पौधे, जंतु, बीज, तने, पत्ती, पत्तियाँ, इस खाद्य पदार्थ, चाय, साग, कॉफ़ी, दाल, तेल, घी। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कूट आपका भाषा दिए गए, कौन कौन से सही होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये ए का कौन सा सही होगा, बी का कौन सा सही होगा, सी का कौन सही होगा, डी का कौन सा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कौन किसका। ठीक है, कौन किसका मेल खाता है, कौन किसका स्रोत और किसका पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पौधे, जंतु किसका हो जाएगा भैया। चलिए यहाँ पे देखिए, पौधे और जंतु क्या कहलाएंगे, खाद्य पदार्थ है। बीज किसे बोलेंगे, तने पत्ती किसी बोलेंगे, और पत्तियां से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, तो पौधे जंतु से हमें क्या प्राप्त होता है, काफ़ी और तेल और घी प्राप्त होता है। ठीक है, ए ऑप्शन। पौधे और जंतु से हमें तेल और घी प्राप्त होता है। देखिए, जंतु से हमें गाय और भैंस से घी प्राप्त होता है, पौधों से क्या होता है, हमें तेल निकलता है।
ठीक है। तो पौधे जन्म से तेल और घी हो जाएगा। बीज किससे प्राप्त होता है? तो बीज आपका काफ़ी और दाल से। काफ़ी और दाल क्या बीज से ही प्राप्त होते हैं। दाल भी बीज से मिलती है और काफ़ी भी बीज से मिलती है। ठीक है। और फिर आपका होता है पत्तियां हो जाएगी चाय और तने पत्ती हो जाएगा साग। ठीक है। पौधे जंतु हो जाएगा तेल घी, बीज हो जाएगा काफ़ी दाल। ठीक है। तने पत्ती क्या हो जाएगा? साग हो जाएगा। और पत्तियां क्या होगा? चाय में हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ए ये हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये सी हो गया और ये आपका डी हो गया। ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? सेकंड ऑप्शन सही होगा। फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखा करिए क्योंकि सम्मिलित में कई बार, ठीक है, गड़बड़ियां हो जाती हैं। क्वेश्चन है पोषक तत्व शरीर के लिए कैसे उपयोगी होते हैं? जो आपके पोषक तत्व होते हैं वह शरीर के लिए कैसे उपयोगी होते हैं? ये आहार ऊर्जा की पूर्ति करते हैं, शरीर के विकास में सहायक होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व पूर्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए हानिदायक होता है। ठीक है। तो पोषक तत्व शरीर के लिए कैसे उपयोगी होते हैं? उपरोक्त में से कथन सत्य है। ठीक है। ए बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है या ए बी सी आपकी तीनों सही है। ठीक है। ये आपके ए बी सी है। चलिए बताइए कौन कौन से सही होंगे। ठीक है। तो देखिए पहला सही कि ए आहार जो है वह ऊर्जा की पूर्ति करते हैं और शरीर के विकास में सहायक होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व पूर्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए या हानिदायक होते हैं। ये यहाँ पर देखकर गलत होगा। ए और बी आपके सही हो जाएंगे। पोषक तत्व शरीर के लिए कैसे उपयोगी होती हैं? ये आहार व ऊर्जा की पूर्ति करते हैं और शरीर के विकास में सहायक होते हैं। यानी कि ए और बी आपके कथन सत्य हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। वह आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। यहाँ आपके लिखे गए हैं चारों। चलिए बताइए कौन नहीं है। मीट कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, अंडे से प्रोटीन प्राप्त होता है, बादाम से वसा और ताज़ा फल से रेशे प्राप्त होता है। चलिए बताइए कौन यहाँ पे बेमेल है। ठीक है। देखिए सभी लोग जानते हैं प्रोटीन अंडे से प्राप्त होता है। ठीक है। बादाम अपना वसा से प्राप्त होता है और जो ताज़े फल होते हैं वह रेशे से प्राप्त होता है। तो पहला यहाँ पे आपका गलत लिखा, मीट से कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो पहला आपका है वह यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। तो पहला जो है बेमेल कहलाएगा। ठीक है। क्योंकि काफ़ी वजह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। डिटेल्स इन लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि रोग, इससे पौष्टिक आहार हो गया, रोग हो गए, ऐसे आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन से क्या रोग है, थायमीन में क्या होता है, अनाज फलियां क्या यूज की जाती हैं ज़्यादातर। ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, रेशे, इनके सभी का, ठीक है, देखिए भोजन के जो प्रमुख अवयव होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल एवं रुक्षांश, ये सभी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। इसके प्रमुख स्रोत मैं आपको बता देता हूँ कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है। गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है, आलू, मक्का, केला, शकरकंद, गन्ना, ब्रेड, शक्कर, ये सभी हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। तो मीट आपका स्रोत नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है? यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस वर्ग में होती है, यह पूछा गया है। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। ठीक है। अब इनमें से प्रचुर मात्रा में जो प्रोटीन होता है वह आपको बताना है। ठीक है। सभी लोग जानते हैं सोयाबीन में ज़्यादातर होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन की जो मात्रा होती है वह आपकी सोयाबीन में ही होती है। ठीक है। तो चलिए बताइए सभी लोग, सबसे ज़्यादा जो किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? दोस्तों देखिए प्रोटीन क्या होता है, शरीर वर्धक भोजन भी इसे कहा जाता है प्रोटीन को, क्योंकि हमारे शरीर में वृद्धि में प्रोटीन क्या है, सहायक होता है। ठीक है, सहायता करता है।
और प्रोटीन शारीरिक कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में भी सहायक होते हैं। इसके जो प्रमुख स्रोत हो गए आपके अंडे हो गए, मछली हो गए, दूध, मीट, दालें, सोयाबीन, मटर, पनीर आदि प्रमुख है। और सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोतक यहाँ पे माना जाता है। लेकिन वर्ग की बात की गई, प्रचुरता की बात की गई है, तो सोयाबीन तो माना गया, लेकिन वर्ग में आपका सेकंड ऑप्शन आएगा अंडा, मटर, मछली, क्योंकि ये तीनों आपके प्रोटीन के स्रोत हैं। ठीक है, इसमें आपका सोयाबीन ही है, चना मक्का आपका प्रोटीन का स्रोत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जो प्रमुख की बात की गई है। दालें आती हैं, तो चना मक्का की क्या दालें होती हैं, चना की दाल होती है, लेकिन मक्का की नहीं होती, दालें नहीं लिखा गया, तो आपका सेकंड वर्ग जो होगा प्रोटीन की प्रचुरता की मात्रा में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया कि यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह कौन सा विटामिन पढ़ाना चाहता है। यानी कि आप मान लीजिए अध्यापक हैं और क्लास में जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि बच्चों ये बताइए कि आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर के सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उदाहरण लेते हैं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, खनिज, लवण। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अभी हमने स्टडी किया था, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर सभी उदाहरण में है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। प्रोटीन दिया गया है और कार्य दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रोटीन का कौन सा कार्य है यह आपको बताना है। परिवहन प्रोटीन हो गया, संकुचन प्रोटीन हो गया, संरचनात्मक प्रोटीन हो गया और रक्षात्मक प्रोटीन दिया गया है। ठीक है, और नीचे आपके ABCD ये करके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन देख लीजिए सभी लोग। चलिए, तो हम यहाँ पे अब देखते हैं कौन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, परिवहन प्रोटीन किसका होगा, तो परिवहन प्रोटीन जो होता है प्यारे मित्रों, ठीक है, वह होता है हीमोग्लोबिन और विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, परिवहन प्रोटीन क्या करता है, हीमोग्लोबिन और विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है, यानी पहला का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला का ये चौथा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का परिवहन। ठीक है, फिर संकुचन प्रोटीन की बात की गई है। ठीक है, संकुचन प्रोटीन में यह पेशी संकुचन एवं चलन हेतु उत्तरदायी होता है, तो ये चलन हेतु हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, संकुचन प्रोटीन चलन हेतु हो जाएगा। तीसरा है संरचनात्मक प्रोटीन, तो संरचनात्मक प्रोटीन जो होता है वह होता है कोशिका एवं ऊतक के निर्माण के लिए, तो ऊतक निर्माण यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन है आपका रक्षात्मक प्रोटीन, तो रक्षात्मक प्रोटीन जो होता है वह होता है संक्रमण से रक्षा करने में सहायता करता है। ठीक है, संक्रमण से रक्षा करने में, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग आपने स्टडी कर लिया होगा कौन क्या सही होता है, मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, तो परिवहन प्रोटीन जो मैंने आपको बताया था वह होता है हीमोग्लोबिन का, यानी चौथा है ऑप्शन। जो संकुचन होता है, ठीक है, तो संकुचन होता है किसका होता है, पेशी संकुचन एवं चलन हेतु, तो थर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद है संरचनात्मक प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन किसका होता है आपका, ऊतकों के निर्माण में आता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। रक्षात्मक प्रोटीन क्या होता है, संक्रमण से बचाव करता है, रक्षा करता है। ठीक है, तो ये आपका मिलान हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है कि भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है, क्योंकि जो हमारा भोजन होता है उसमें सूक्ष्म मात्रा में, कहते हैं ना, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, तो वही बात है कि सूक्ष्म मात्रा में आयोडीन होता है। क्यों होता है, आवश्यक क्यों है, कि इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता, आयोडीन का सेवन करने से घेंगा रोग होने की संभावना नहीं रहती। दोनों ही कथन सत्य हैं या दोनों ही कथन असत्य हैं, तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर, चलिए बताइए कमेंट कर कि इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता या आयोडीन का सेवन करने से घेंगा रोग होने की संभावना नहीं रहती है। बिल्कुल सही बात है, घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण से ही होता है, तो दोनों कथन आपके सत्य हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन आपको बताना है कौन सा सही है। फेलिक अम्ल के द्वारा DNA का संश्लेषण होता है, सूर्य की रोशनी विटामिन डी का स्रोत है, सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, अब बताइए AB सही है, AC सही है, BC सही है या ABC आपके तीनों सही हैं।
तो इसमें क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। फोलिक अम्ल के द्वारा डीएनए का संश्लेषण होता है। सूर्य की रोशनी विटामिन डी का स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोतक माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपके कौन कौन से सही हो जाएंगे। ठीक है, देखिए बी ऑप्शन तो आपने कर लिया कि सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है। सोयाबीन जो होता है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, अब बात आती है जो पहला ऑप्शन दिया है कि फोलिक अम्ल के द्वारा जो है डीएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ये कन्फ्यूजन देखिए मैं बता देता हूँ। डीएनए के संश्लेषण में सहायक क्या होता है, फोलिक अम्ल क्या होता है, सहायक होता है। फोलिक अम्ल द्वारा डीएनए का संश्लेषण होता है, बिल्कुल सही बात है, ये डीएनए के संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, तो ए बी सी आपके तीनों हो जाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। ठीक है, जो मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा होती है वह आपके ये ऑप्शन में से चारों में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिएगा कि शरीर के लवणों का क्षय के लिए, शरीर की ऊष्मा का क्षय के लिए, वातावरण में हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश या आवश्यक शरीर द्रवों का क्षय। ठीक है, तो मानव शरीर में जो त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा में किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, शरीर के लवणों के क्षय के अवरोधक का काम करती है, यानी पहला ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कथन है, पहला देखते हैं ए ऑप्शन में कि पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है। बी अंडों से सोडियम की प्राप्ति होती है। सी है लोहा आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए सहायक होता है। ठीक है, अब ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपके, ए बी सही है, ठीक है, ए सी सही है, बी सी सही है, या ए बी सी सही है। देखिए आप लोगों को अगर ज़्यादा मैं स्पीडली पढ़ा रहा हूँ, तेज़ पढ़ा रहा हूँ स्पीड में, या स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो नीचे कमेंट करके बताइए। अगर स्पीड है तो वीडियो पॉज कर कर भी आप क्वेश्चन यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, देखिए पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और कोशिका द्रव में धनायन के रूप में भी पाया जाता है। और अंडों में सोडियम की प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही बात है, सोडियम क्लोराइड के रूप में होता है। और ये साधारण नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध सभी में पाया जाता है। तीसरा, लोहा आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। जो आपका लोहा होता है, ठीक है, वह आरबीसी के आरबीसी में हीमोग्लोबिन बनने के लिए सहायक होता है, जो लौह होता है, लोहा होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यक है। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड, ठीक है, सभी लोग जानते हैं रेड ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आरबीसी बिल्कुल, यानी कि एबीसी आपके तीनों सही हो जाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा ध्यानपूर्वक कि राधा और राधिका एनीमिया रोग से ग्रसित हैं। किस रोग से भैया ग्रसित हैं, एनीमिया रोग हो गया। ठीक है, उनको अब एनीमिया रोग से ग्रसित हैं, तो डॉक्टर उनको किस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने के लिए सलाह देंगे। जब राधा और राधिका दोनों शाकाहारी हैं, यानी वो शाकाहारी भी हैं और एनीमिया रोग से ग्रसित भी हैं, ठीक है, तब उनको खाने के लिए क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी, यही है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि रोग से जनित से आपके क्वेश्चन संक्रमण रोग हो गए, ठीक है, असंक्रामक रोग हो गए, स्वास्थ्य एवं रोग से, देखिए सभी आपके खाद्य पदार्थ में आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस प्रकार के आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो चलिए बताइए, पहला केला, पालक, गुड़ व हरी सब्जी, अंडे की पीतक, केला, मछली, मछली, हरी पत्तीदार सब्जी, बाजरा, या पालक, गुड़, कलेजी, नमक। चलिए हम 5 सेकंड के लिए आपको समय दे रहे हैं, कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि इसका क्या सही होगा, एनीमिया रोग से ग्रसित हैं। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केला, पालक, गुड़ व हरी सब्जी। सबसे ज़्यादा एनीमिया रोग से ग्रसित है, तो उनको क्या है, क्या सलाह पदार्थ खाने के लिए डॉक्टर देता है कि केला, पालक, गुड़ व हरी सब्जी, क्योंकि वह आप शाकाहारी भी हैं। तो ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि देखिए सर्वप्रथम ये होता है कि भोजन के पकाने के तरीके क्या होते हैं, उबाल कर, कच्चा, भून कर, तलकर, सेंक कर। ठीक है,
4-5 तरीके होते हैं। देखिए आलू क्या होता है, आलू का कौन सा तरीका है यहाँ पर, ठीक है। पहला ऑप्शन दिएगा आलू कौन सा तरीका, नीचे यहाँ पे कूट भाषा दिया गया है कि, ठीक है, ए बी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर पे आता हूँ कि इसका क्या होगा, आलू का क्या होगा, भूनकर होगा, आलू में भूनकर हो जाएगा। और जो पापड़ है ये क्या होगा, पापड़ सेंक कर होगा, पापड़ क्या आ जाता है, सेंका जाता है, ठीक है। और चावल की भी आपको उबाला जाता है, और चना क्या करते हैं, चना को भूनते हैं। यानी कि सभी आपसे सभी ऑप्शन हुए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो आपका होगा वही होगा, ठीक है, लक्ष्य दिया होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पहला ऑप्शन दिया गया है वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व के साथ आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आहारी रेशे में पोषक तत्व प्रदान करते हैं, यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर में सहायता प्रदान करते हैं, या भोजन पचाने में मदद करते हैं। तो आहारी जो रेशे होते हैं क्या होते हैं, आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती संतुलित भोजन के लिए, यह क्वेश्चन है। तो आहारी रेशे में पोषक तत्व प्रदान करते हैं, यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। बताइए सभी लोग क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। जो आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती है हमारे शरीर में, आहारी रेशे हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं, यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, ठीक है, या बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे क्या है, हमारे शरीर की सहायता प्रदान करते। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संतुलित आहार में संबंधित कौन सा सही यहाँ पे है। संतुलित आहार के संबंध में आपका क्वेश्चन पूछा गया है और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे दैनिक, प्रतिदिन, डेली के हिसाब से है दैनिक, ठीक है। दैनिक आपके कैलोरी औसत यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए बताइएगा कौन सा होगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि एक ऑप्शन आपका गलत है, वह आपको बताना है कौन सा है। 10 से 12 वर्ष में 3000 कैलोरी प्रतिदिन लेना चाहिए, यही आपका पहला गलत है। 10 से 12 दिन में 10 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 2000 कैलोरी लेना चाहिए। कितनी कैलोरी, 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और 14 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए क्या हो, 2600 कैलोरी, ये सही है। और वयस्क अगर है तो 2500 से 4000 कैलोरी बिल्कुल सही है, प्रतिदिन की बात की गई है, पर डे की। और 60 से 75 वर्ष की अगर उम्र है तो 2300 कैलोरी आवश्यकता है। देखिए तो 10 से 12 वर्ष यहाँ पे गलत दिया गया है, 10 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 2000 पर डे कैलोरी चाहिए, कितना, 2000, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि संतुलित भोजन में क्या दिया गया है, कि संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है, क्योंकि यह, अब बताइए संतुलित भोजन में जो वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक क्यों होता है, क्योंकि ऊर्जा को उत्पादन करने में सहायक होती है, कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है, ऊर्जा संचित करती है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा संचित करती है, ठीक है, और ऊर्जा को उत्पादन करने में सहायक भी होती है, और कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका भी निभाती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन मिड डे मील के विषय से सही है। मिड डे मील की योजना जो है उसे है, देखिए मिड डे मील की योजना है 2004 में पूरे भारत के सभी सरकारी विद्यालयों में प्रारंभ की गई थी, और इस योजना के तहत सभी सरकारी विद्यालयों में उच्च प्राइमरी स्तर तक पढ़ने वाले सभी बच्चे को दोपहर के समय मुफ्त में संतुलित आहार दिया जाता है, क्योंकि भारत में करोड़ों गरीब बच्चे संतुलित आहार से वंचित रह जाते हैं, ठीक है। तो 2004 में पूरे भारत में लागू हुई। इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालय आते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इसे प्राइमरी से लेकर उच्च प्राइमरी तक के बच्चों को शुल्क के साथ भोजन मुहैया कराया जाता है। तो शुल्क के साथ ये जो दिया गया है तो आपका गलत दिया गया है, यानी कि ए और बी आपका केवल सही हो गया, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन यह है कि इस क्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों में टूटता है। यह क्रिया मुख से प्रारंभ होकर आमाशय और छोटी आंत तक होती है। उपरोक्त कथन पाचन तंत्र की किस प्रक्रिया का वर्णन करता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे।
पाचन तंत्र के बारे में यहाँ पूरा वर्णन किया गया है। ठीक है, तो देखिए पाचन के मैं पूरा डाइजेशन का आपको सिस्टम बता देता हूँ कि इस क्रिया में क्या होता है। भोजन के जो छोटे छोटे कण होते हैं टूटता है। फिर इसके बाद क्या होता है, पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होकर क्या है अमाशय में और छोटी आंत तक होती है। ठीक है, मुख में क्या है कार्बोहाइड्रेट्स और 7.5 मीटर लंबी एक छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का पाचन होता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो एक छोटी आंत में होता है जिसकी लंबाई 7.5 मीटर है। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई कितनी है, 7.5 मीटर, ये याद रखना है आपको। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, और अमाशय में भोजन का पाचन शीघ्रता से भी होता है। भोजन के पाचन में लार ग्रंथि, लीवर और अग्नाशय के द्वारा निकले जो रसे होते हैं अम्लीय का काफी योगदान रहता है। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहेंगे, पाचन कहेंगे, अवशोषण कहेंगे या स्वांगीकरण कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे कणों में टूटता है। यह क्रिया मुख से प्रारंभ होकर अमाशय तक छोटी आंत तक होती है। यह आपके पाचन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, पाचन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मानवीय शरीर में जो उत्सर्जन का कार्य कौन कौन से अंग करते हैं। मानव जो शरीर है हमारे, इसमें जो उत्सर्जन का कार्य है कौन कौन से अंग करते हैं, फेफड़ा, त्वचा, छोटी आंत, मलाशय। अब बताइए ABD सही है, BC सही है, BCD कौन कौन सा सही है। मानवीय शरीर में उत्सर्जन का कार्य कौन कौन से अंग करते हैं। फेफड़ा उत्सर्जन का कार्य करता है, त्वचा हो गया, छोटी आंत हो गया। देखिए फेफड़ा भी हम श्वास फेफड़े से कहते हैं, फेफड़े से भी है उत्सर्जन। या उत्सर्जन मतलब होता है जो अनैच्छिक आपके जो शरीर के अंदर होती हैं, ठीक है, जिसे यूज नहीं होता उसे बाहर निकाल देते हैं, वह आपके क्या कहलाते हैं, उत्सर्जन कहलाते हैं, यानी कि निकालना। ठीक है, जिसे हम मैल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर से निकालना वो आपका कहलाता है। ठीक है, ये निष्कासन भी बोल सकते हैं। जैसे इस क्रिया में अपचित जो भोजन होते हैं मलाशय में जमा होकर गुदा द्वारा मेल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये आपका कहलाता है। ठीक है, तो उत्सर्जन का कार्य कौन कौन से अंग करते हैं। देखिए वृक्क और गुर्दा भी करता है, ये यूरिया का निष्कासन करता है। त्वचा भी करता है, यह अपशिष्ट पसीने के रूप में निकलते हैं। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है यानी CO2 को निकालता है। ठीक है, और लीवर भी करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। और मलाशय भी करता है, अपचित पदार्थ का निष्कासन करता है। तो आपके सभी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फेफड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका A, B और D आपका सही हो जाएगा। तो ABD यानी कि पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। ठीक है, अब सुमेलित करके बताइए। यहाँ पर वृक्क, मलाशय, त्वचा, फेफड़ा दिया है। ठीक है, असुमेलित करना है। देखिए वृक्क में क्या होता है, वृक्क के द्वारा हमें क्या यूरिया का निष्कासन होता है यानी यूरिया निकलता है। ठीक है, मलाशय क्या है, एक अपचित पदार्थ होता है, उसे मलाशय के रूप में निकल जाता है। त्वचा से क्या है, पसीना निकलता है। और फेफड़े से CO2 निकलता है। तो हो गया, सभी लोग ध्यानपूर्वक देख लिए ना। वृक्क आपका यूरिया हो गया यानी A हो गया। मलाशय यानी कि अपचित पदार्थ यानी कि ये B हो जाएगा। त्वचा से पसीना निकलता है और फेफड़ा से CO2 निकलता है। तो आप ये, ठीक है, ये जो कूट दिया जाता है आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे रहेंगे, उम्दा रहे होंगे। और उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस अगले क्लास देखने के लिए आज ही चैनल में नए आए हैं अगर चैनल में, तो चैनल को ज्वाइन करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्टडी करते रहिए।